तो दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों इसी तरह की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। आपको बता दूं कि आप ही की तरह कई लोग मुझे कहानियां भेजते हैं। उनका मानना है कि ये उनके साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम शरीक है और मैं यूपी के सहारनपुर जिले का हूं। दोस्तों ये बात तब की है जब मेरे मामा जी की शादी थी। दरअसल मेरे मामा जी का घर एक ऐसी कॉलोनी में है जो अभी बनना ही शुरू हुई थी और कम घर होने की वजह से वहां पर सुनसान रहता था। उस वक्त हमने एक नई कार ली हुई थी जिस वजह से मुझे कार चलाने का बहुत शौक था। एक दिन रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे थे। मैंने अपने पिताजी से कार की चाबी लेकर अपने छोटे भाई और खाला के लड़के को अपने साथ ले लिया। दोस्तों मेरे मामा के घर से कुछ ही दूरी पर एक पीपल का पेड़ है, इसीलिए रात का समय होने के कारण मैंने अपनी कार में फुल वॉल्यूम से सॉन्ग चला रखे थे। हालांकि जब हम घूमकर वापस आ रहे थे तो मैंने अपनी कार को उस पेड़ के नीचे से निकाल दी। फिर कुछ दूर और आगे जाने पर मैं अपने मामा के घर के पास पहुंच गया। मैंने वहां पर कार को रोककर उसको घुमाने लगा, पर तभी गानों की आवाज़ों के बीच मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने धीरे से अपने भाई को कहा कि क्या तुम्हें भी आवाज़ आ रही है। मैंने तुरंत ही म्यूज़िक की वॉल्यूम कम कर दी। दोस्तों मैंने जैसे ही वॉल्यूम कम की तो वो आवाज़ हमें साफ साफ आने लगी। वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी मानो कि जैसे कोई 4 या 5 आदमी हमारे कार के नीचे बैठकर बातें कर रहे हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ हमारे पैरों के पास से आ रही हो। देखते ही देखते धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत तेज हो गई। डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मेरा छोटा भाई और खाला का लड़का कार से निकलकर बाहर की ओर भाग गए। मैं उस वक्त चुपचाप कार में अकेला बैठा रहा। दोस्तों मुझे उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लेकिन मैं चुपचाप अपनी कार में बैठा रहा और हिला भी नहीं। सच में मुझे डर तो बहुत लगा पर मुझसे हिला नहीं जा रहा था। इसी बीच मेरा भाई घर वालों को मेरी तरफ लेकर आ गया। और तो और इससे बड़ा झटका मुझे तब लगा जब घर वाले मेरी तरफ आ रहे थे, क्योंकि मैंने देखा कि तभी हमारी कार जोर से हिलने लगी। मेरे तो मानो होश ही उड़ गए थे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं बस एक पुतले की तरह सब कुछ देख रहा था। कार अचानक हिलना बंद हो गई और घर वाले मेरे पास आ गए। सबके सब तुरंत मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन दोस्तों अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। सच कहूं तो ये बात मेरे दिमाग से 3 या 4 दिन तक बिल्कुल नहीं गई। मैं लगातार इसी के बारे में सोचता रहा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं सब कुछ भूल गया। नहीं मालूम उस दिन मेरी गलती क्या थी, मगर अक्सर जब भी मैं इस बात को याद करता हूं तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी शरीक की कहानी। अब आखिरकार इनके साथ क्या हुआ होगा? अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अजय है और मैं प्रयागराज से हूं। आपको बता दूं कि यह घटना मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात आज से कुछ महीने पहले की है, जब मैं अपने गांव जा रहा था। मुझे अपने दादाजी के साथ अपने गांव के घर में जाना था। मैं और दादाजी दोपहर के 2 बजे निकले। साथ ही हमारा गांव 70 किलोमीटर दूर है, तो हमें टाइम तो लगना ही था। खैर कुछ 3 या 4 घंटे के बाद हम अपने गांव के घर पहुंच गए। दादाजी ने तुरंत ही दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मेरे छोटे दादाजी बाहर का दरवाजा खोलकर हमें अपने कमरे में ले गए। थोड़ी बातचीत के बाद हमने खाना खाया। इसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा। आखिरकार उन्हें मिले 2 साल हो गए थे। मैं तुरंत ही अपने दोस्तों के पास पहुंचा। हम कुल मिलाकर 4 दोस्त थे। हम बात करते करते एक पार्क में बैठे थे।
हमें बात करते करते रात के कब 12 बज गए हमें पता ही नहीं लगा। खैर इसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए और मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसी बीच मुझे अपने एक दोस्त का कॉल आया। उसने मुझसे फोन पर कहा कि वो तीनों मेरा गेट पर इंतजार कर रहे हैं और तो और वो मुझे गांव की कुछ जगह दिखाएंगे। मैंने तुरंत अपने दोस्त से कहा, इतनी रात को? मेरे दोस्त ने कहा, हम तुझे जगह दिन में दिखाएं या रात को, उससे तुझे क्या मतलब, तुझे तो देखने से मतलब होना चाहिए। दोस्तों, मैं 2 साल बाद गांव आया था, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। मैंने उससे कहा कि ठीक है। इतना कहकर मैं बाहर चला गया। बाहर जाकर वो तीनों मुझे एक कार में दिखे। मैं सीधा उस कार में बैठ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि 2 सालों में गांव काफ़ी बदल चुका है, चल तुझे दिखाते हैं। दोस्तों, वो पहले तो मुझे नॉर्मल चीज़ें दिखा रहे थे, लेकिन बातों ही बातों में बात किसी भूतिया पार्क की आई। मैंने उनसे कहा कि वहाँ जाना सेफ नहीं होगा। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा कि भाई सबने शिव जी का ताबीज़ पहन रखा है, इसीलिए हम तेरे लिए भी एक ताबीज़ लेकर आए हैं, ले तू भी उसको पहन ले। दोस्तों, उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया, फिर मैं मना भी नहीं कर पाया। खैर, हम उस पार्क में पहुंच चुके थे। उस पार्क में घुसते ही मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम चारों के अलावा भी 5वां भी कोई मौजूद है। वैसे उस रात हम थोड़ा घूमकर घर वापस आ गए और मैं तो आते ही चुपचाप सो गया। अगली सुबह मैं नाश्ता करके अपने एक दोस्त के पास गया तो पता चला कि कल रात से ही उसे बहुत तेज बुखार है और तो और वो अजीब सी हरकतें कर रहा था। दोस्तों, मेरे उस दोस्त का नाम रवि था। मैंने तुरंत ही अपने दोनों दोस्तों को भी इस बात की खबर दी, जिसके बाद हम तीनों उसके घर पर आ गए। उस वक्त रवि की माँ बेहद परेशान थी। हमने उन्हें कहा कि आंटी आप परेशान मत होइए, ये ठीक हो जाएगा। मैंने तुरंत आंटी से पूछा कि क्या मैं रवि से मिल सकता हूँ। सच कहूँ तो आंटी पहले तो नहीं मानी, पर थोड़ा मनाने पर वो भी मान गई। दोस्तों, मैं जैसे ही रवि के पास पहुंचा तो मैं तुरंत ही समझ गया कि ये रवि नहीं है, बल्कि इस पर किसी का साया है, क्योंकि उस वक्त वो कुछ भी मुझसे बात नहीं कर रहा था, सिर्फ हाँ या ना कह रहा था, वो भी एक अजीब सी आवाज में। दोस्तों, वैसे मैं थोड़ा तंत्र जानता हूँ, इसीलिए मैंने रवि से प्यार से कहा कि तू कौन है। इस बार रवि ने मुझे जवाब दिया। उसने कहा कि मैं विजय हूँ। मैंने उससे तुरंत पूछा कि इसके शरीर में क्यों आया है। सामने से मुझे जवाब मिला कि इसने मेरे घर में मेरी बेइज्जती की है, इसलिए मैं इससे नाराज हूँ। दोस्तों, दरअसल कल रवि पार्क में भूतों की काफी बेइज्जती कर रहा था। शायद एक यही वजह थी कि उसे रवि पर गुस्सा आ गया था। मैंने उससे प्यार से पूछा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। सामने से मुझे जवाब मिला, मैं चाहता हूं कि ये मुझसे माफी मेरे घर में मांगे और वो भी अकेले, और हाँ, साथ में मेरे खाने के लिए 10 मुर्गे लेकर आए। दोस्तों, इतना कहने के बाद रवि एकदम चुप हो गया। मैंने उससे तुरंत कहा कि ठीक है, अब तुम इसका शरीर छोड़ दो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो आज शाम को ही मिल जाएगा। मैंने बस इतना कहा ही था कि तभी रवि बेहोश हो गया। हालांकि इसके बाद जब उसे होश आया तो मैंने उसे सब कुछ बताया। मेरी बात मानने के बाद रवि ने वैसा ही किया जैसा कि उस आत्मा ने कहा था। अब दोस्तों, आप यकीन माने या ना माने, पर उस दिन जो जो उसने किया उसके बाद से अब वो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अजय की कहानी। दोस्तों, कई बार ना चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हम सुनते तो हैं लेकिन देख नहीं पाते और ना ही कुछ जानते हैं। इसी तरह आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भूपिंदर सिंह है। मैं होशियारपुर का रहने वाला हूं। हम घर में 3 फैमिली मेंबर हैं, मैं और मेरे माता पिता। वैसे मैं पहले भूतों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मेरे साथ घटना हुई तब से मैं इस पर यकीन करने लगा हूं। खैर, उस वक्त मैं 19 साल का था जब मेरे साथ ये घटना हुई। दरअसल हमारा जो रूम है उसमें अक्सर मैं माता पिता साथ में रहते हैं। इसी तरह एक दिन मैं दिन में बाहर से घूमकर शाम को लेट घर आया। उस समय 10:30 या 11 बज रहे थे। आपको बता दूं कि हमारे घर के सामने में सब कुछ खुला हुआ है, बस हमने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हैं
तो ठीक मैं रात के 11 बजे वॉशरूम करने के लिए कमरे से बाहर आया। वैसे ठीक हमारे घर के सामने ही हमारे चाचा जी का घर है और चाचा जी के घर के पीछे एक खाली जगह है जहां पर लोग भैंसों को बांधा करते हैं। मैं ठीक जब कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि चाचा जी जहां पर अपनी भैंस बांधा करते हैं वहां उस वक्त कोई सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा था। मैं लगातार उसकी ओर बहुत देर से देख रहा था, लेकिन 3 या 4 मिनट देखने के बाद मैंने देखा कि उसके हाथ पैर गायब थे, क्योंकि उस वक्त मैं बिना अपनी आंखें झपकाए उसी की ओर देखे जा रहा था। पर दूसरी तरफ मेरे माता पिता ने देखा कि मुझे रूम से बाहर निकले काफ़ी समय हो चुका था, इसीलिए वो मुझे देखने बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि मैं लगातार जहां मेरे चाचा भैंसे बांधते हैं बस उसी की तरफ देखे जा रहा था। माँ ने तुरंत पीछे से मुझसे कहा कि वहां क्या देख रहा है, जा कमरे में सो जा। लेकिन दोस्तों, मैं तो लगातार उस सफ़ेद कपड़े पहने शख्स को देखते ही जा रहा था। सच कहूँ तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं भागकर रूम में चला जाऊं, लेकिन तब मेरी ऐसी हालत थी कि मैं वहां से हिल तक नहीं पा रहा था। मैं लगातार बस रो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने पकड़ रखा हो, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे हाथ पैर मेरे वश में ही नहीं थे। मैंने वहां से हिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। खैर दोस्तों, मेरी माँ को पता चल गया था कि हो ना हो इसे कुछ तो दिखाई दे रहा है। माँ तुरंत कमरे में गई और वहां से गंगा जल लेकर आई। उन्होंने तुरंत ही मुझ पर उसके छींटे मारे और भगवान के सामने अगरबत्ती जला के मेरे पास लेकर आई। ऐसा करने के बाद कुछ ही देर बाद वो सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा शख्स कहीं अचानक गायब हो गया। इसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और रूम में जाकर चुपचाप सो गया। हालांकि अगले दिन जब सुबह हुई तो मैंने माता पिता को सब बताया। पिताजी ने कहा कि वो एक छलावा था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बस लोगों को तंग कर सकता है। दोस्तों, मैं इतना डर चुका था कि तब से मैं कभी रात को अकेले बाहर ही नहीं निकलता हूँ। और तो और उस समय जो मुझे फील हो रहा था वो मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी भूपेंद्र सिंह की कहानी। दोस्तों, अक्सर छलावे ऐसा ही काम करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि छलावे कितने खतरनाक होते हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं बिहार के पटना ज़िले का रहने वाला हूँ। ये बात करीब 7 साल पहले की है, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। दोस्तों, उस दिन गर्मियों के दिन थे। मैं हमेशा की तरह रात होने पर अपनी छत पर गया था, पर एक दिन मेरे साथ एक बहुत ही डरा देने वाली घटना हुई। एक दिन जब मैं छत पर गया तो मैंने देखा कि मेरी माँ पहले से छत पर है। मैं धीरे धीरे उनके पास जाने लगा। आपको बता दूं कि उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। उस वक्त जब मैंने अपनी माँ को देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर मेरे घर में सभी लोग 10 बजे सो जाते हैं। इसीलिए जब मैंने अपनी माँ को छत पर देखा तो मैं तुरंत उनके पास गया। मैंने उनसे कहा कि इस वक्त वो यहाँ क्या कर रही है। पर दोस्तों, जैसे ही मैं उनको आवाज़ लगाते हुए उनके पास गया तो वो अचानक से मेरी ओर मुड़ी। सच कहूँ तो वो कुछ बोलती इससे पहले ही मुझे याद आया कि मेरी माँ तो घर में है ही नहीं, वो तो मासी के पास गई हुई है। मैं डर के मारे तुरंत वहाँ से भागने लगा। वो ठीक मेरे पीछे पीछे आने लगी, पर तब तक मैं अपने पिताजी को आवाज़ लगाकर उन्हें जगा चुका था। वो तुरंत ही मेरे चिल्लाने की आवाज़ से उठ चुके थे और तो और वो मेरे पास आ चुके थे। सच कहूँ तो मैंने उन्हें तुरंत ही सब कुछ बताया और मेरी जान बच गई। हालांकि इसके बाद पिताजी मुझे छत पर लेकर गए। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने मेरी बात को सिर्फ एक वहम में टाल दिया। पर दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल सच है। खैर, पिताजी ने तो ये मानने से मना कर दिया, पर आपको क्या लगता है, क्या वो सच में मेरा वहम था या एक हकीकत? तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी विकास की छोटी सी कहानी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनके सवालों का जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लक्की श्रेष्ठा है। मैं नेपाल का हूं। ये कहानी तब की है
जब मैं 8 साल का था तब मैं फुटबॉल खेलने जाया करता था। हमारा फुटबॉल ग्राउंड हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ठीक उस दिन मैं अकेला ही घर आ रहा था, क्योंकि उस दिन मेरे सारे दोस्त जल्दी जा चुके थे और मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे मेरे घर से रोड आने के लिए 20 मिनट लगते हैं। खैर, जब मैं रोड पर चल रहा था तो 2 मिनट तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद अचानक ही कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकारने लगा। मैंने रुककर जब इधर उधर देखा तो पाया कि मेरे साइड के खेत में कोई इंसान जैसा लगने वाला मुझे लगातार बुला रहा था। हालांकि जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत डर लगा। मैं तुरंत ही वहां से भागने लगा। थोड़ी ही देर में मेरी सांस फूल गई और मैं रुक गया। मेरा घर अभी भी 8-10 मिनट की दूरी पर था। हालांकि जहां पर मैं रुका था, पता नहीं कहां से वो इंसान मेरे सामने आया। इसके बाद तो मेरे हाथ पैर ही नहीं चल रहे थे। मैं बस भगवान का नाम लेता लेता वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मैं घर पर कैसे पहुंचा, मुझे किसने छोड़ा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैंने उठते ही सबसे पहले ये किस्सा अपने घर वालों को बता दिया। दोस्तों, ये कहानी तो मेरी छोटी सी है, मगर मुझे रास्ते में क्या दिखा था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वैसे मैं जब भी इस बात को याद करता हूं तो न जाने क्यों पर डर से कांप उठता हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी लक्की की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, क्या लगता है, क्या ये कहानी में भी छलावा था या कुछ और? मुझे उम्मीद है आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। बाकी दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा रावत है। मैं जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। आज मैं आपको अपनी 2 कहानियाँ बताऊंगा, जिसमें से मेरी पहली कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, वैसे आप तो ये जानते ही होंगे कि जो देवभूमि में जन्म लेता है वो ज़्यादातर निडर ही रहता है। मैं भी उन्हीं में से हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता। मैं तो 4वीं-5वीं क्लास से ही बजरंग बली को बहुत मानता हूँ और हमेशा उनकी पूजा करता हूँ। इसी कारण मेरे अंदर इतना डर नहीं है, क्योंकि मुझे अपने बजरंग बली पर पूरा विश्वास रहता है। परंतु दोस्तों, ऐसा हर बार नहीं होता कि कभी कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में डरे ही ना। ऐसा ही एक किस्सा मेरे साथ हुआ था। एक दिन मैं भी डर सा गया था। आपको बता दूं कि मैं नोएडा में रहता हूँ। ये बात तकरीबन 5 साल पुरानी होगी। तब मैं 20 साल का था। उस वक्त हम नोएडा में ही रहते थे। एक शाम हमारा पूरा परिवार खाना खा के सोने की तैयारी में था। मैं अक्सर अपने बाहर वाले कमरे में सोता था। रात के करीब यही कोई 2 या 3 बज रहे होंगे। मुझे अचानक एक सपना आया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई साया मेरी छाती पर बैठा है और मुझे दबाए ही जा रहा है। मैंने अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश की। मैंने तुरंत बजरंग बली का नाम लिया और फिर अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही वो साया कहीं गायब हो गया था। हालांकि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई सपना आया होगा। खैर, मैं उठा और वॉशरूम चला गया। मैं जैसे ही सिंक के पास गया और हाथ धोने लगा तो मुझे शीशे में अचानक से वो साया सा दिखा। वो साया ठीक मुझ पर हमला करने आया, पर मैं वहीं के वहीं खड़ा रहा। सच कहूं तो वो मुझे छू नहीं सका। वो बार बार लगातार मेरी तरफ आता, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। वो आखिर में ये कहकर गायब हो गया कि मैं तुझे यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं गांव में जरूर तेरे पास आऊंगा। इतना कहकर वो अचानक कहीं गायब हो गया। दोस्तों, सच कहूं, पहली बार मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा। मैं सोचने लगा कि ये सब क्या था। मैं तुरंत अपनी माँ के पास आ गया और चुपचाप लेट गया। मेरी माँ मुझे अपने बगल में देखकर एकदम हैरान हो गई कि मुझे आज ऐसा क्या हो गया। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि बेटा क्या बात है। मैंने उनसे कहा कि कुछ नहीं। मैंने अपने मन ही मन कहा, जिसके साथ हनुमान जी हो उसका कोई क्या कुछ कर सकता है। मैं चुपचाप उठा और फिर दोबारा बाहर वाले कमरे में ही सो गया। खैर, अगले दिन मैंने ये बातों ही बातों में अपने घर वालों को बताई। घर वाले थोड़ा सोचने लगे, फिर कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये जरूर कोई तुम्हारा वहम होगा। धीरे धीरे मैं भी इस बात को भूल गया। समय बीतता गया। फिर जब हमारा पूरा परिवार गांव आया तो उन दिनों वहां जागर थे। साथियों, उत्तराखंड वालों को पता होगा कि जागर क्या होते हैं।
अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों, जागर एक तरह की पूजा होती है जिसमें अक्सर लोग अपने पितरों को बुलाते हैं। हालांकि शहरों में भी कई धर्मों में ऐसा होता है और सबके यहाँ इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ठीक रात का समय था, हम लोग जागर लगाने लगे। जब जगरी ने पितर के जागर लगाए तो मैं और मेरा भाई हम दोनों वहीं बैठे हुए थे। वैसे बता दूं कि मेरे पिताजी जब मैं तीसरी क्लास में था तब एक्सपायर हो गए थे। मैं हमेशा उन्हें बहुत याद करता हूँ। खैर, पूजा करते टाइम मैं और मेरे भाई दोनों कांप रहे थे। सच कहूँ तो मैं अपने मुंह से कुछ भी बयां नहीं कर पा रहा था कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे अंदर प्रकट हो रही थी। बहुत देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर थोड़ी ही देर बाद बगल में एक दादी जी जिनके अंदर देवी आई और उन्होंने बताया कि ये पितर है, दोनों को दोबारा से शुद्ध करो तब जाकर वो प्रकट होंगे। अब दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि उस रात जो मेरे साथ हुआ, या तो वो सच में कोई ताकत थी जिससे मुझे मेरे पितरों ने बचाया होगा। कभी कभी वो हमें छोटा सा संदेश दे जाते हैं जिसे हमें खुद ही समझना होता है। और तो और अक्सर ये चीज़ें पूजा पाठ करते समय सामने आ जाती है। दोस्तों, इसी तरह मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ। आपको बता दूँ कि ये बात करीब 4 साल पुरानी है। हमारा परिवार उस वक्त गांव गया था। हम लोग किसी प्रोग्राम में गए थे। वैसे अक्सर मेरा भाई, जो कि हर बात पर गुस्सा जल्दी हो जाता है, इसी तरह एक दिन शाम का समय था। मेरा भाई 4 बजे करीबन गुस्से में घर पर यह कहकर गया कि मैं बुआ जी के घर पर जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि बुआ जी का घर हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर है, पर मेरा भाई चुपचाप चला गया। उस वक्त हमने भी उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे मालूम था लड़ाई करने से तो अच्छा ही है, और वैसे भी कहीं और थोड़ी ना, वो तो बुआ जी के यहाँ जा रहा था। पर दोस्तों, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने उसे फ़ोन नहीं किया और ना ही भाई का फ़ोन आया कि वो बुआ जी के यहाँ पहुँचा या नहीं। वैसे ज़्यादातर लोग गांव में 7-8 बजे सो जाते हैं। मैं ठीक उस दिन 7 बजे ही सो गया था। उस दिन मेरा फ़ोन भी मेरे पास भी नहीं था। शायद 8 बजे करीबन भाई हमें फ़ोन किए जा रहा था, लेकिन हमारे में से जवाब देता भी तो कोई कैसे, क्योंकि फ़ोन तो मैं दूसरे कमरे में छोड़कर सो गया था। लेकिन तभी ऊपर के रास्ते से मेरी ताई जी आई और उन्होंने माँ को फ़ोन दिया। उन्होंने माँ से कहा कि रमिता का फ़ोन आया है। दोस्तों, रमिता मेरी दीदी है जो कि उस समय दिल्ली में थी। मेरी दीदी ने माँ से कहा कि बबलू वहाँ बीच जंगल में फंस रखा है, वो तुम्हें कब से फ़ोन किए जा रहा है, तुम लोग फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, वो वहाँ अकेला है और रो रहा है। दोस्तों, इतना कहते ही माँ ने मुझे उठाया और कहा कि अपने भाई को लेने जा, वो वहाँ फंस गया है और तेरा फ़ोन है कहाँ। दोस्तों, मैं तुरंत उठा और मैंने अपना फ़ोन देखा। उसमें भाई की कॉल आई हुई थी। मैंने तुरंत उसे कॉल किया और कहा कि अभी आ रहे हैं। दोस्तों, मेरा भाई जहाँ बीच जंगल के रास्ते में फंस गया था, वो रास्ता हमारे घर से कुछ 40 या 45 मिनट का था। इसके बाद मेरी ताई जी का लड़का और एक दादाजी, हम तीनों घर से निकल गए। हम जल्दी जल्दी चल रहे थे। हम दौड़ नहीं सकते थे क्योंकि दादाजी भी साथ में थे। इसके बाद हमने शॉर्टकट लिया और जो रास्ता हमने लिया, उस रास्ते अक्सर कहा जाता है कि यहाँ भूतों को पूजा जाता है। हम उस डरावने रास्ते से गए और 10 या 15 मिनट में पहुंच गए। सच कहूं तो हमें उस रास्ते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि कोई भूत प्रेत का एहसास। हालांकि उस रास्ते से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, और आपको तो पता ही है मुझे डर लगता भी तो क्यों, क्योंकि मैं अपने भगवान पर पूरा विश्वास करता हूँ। खैर, जैसे तैसे हम वहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन मेरा भाई नहीं दिख रहा था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और उससे कहा कि टॉर्च जलाए ताकि हम उसे देख सकें। उसने ठीक वैसा ही किया। उसने जैसे ही फ़ोन की टॉर्च जलाई, वो तुरंत मुझे दिख गया। वो बस थोड़ी ही दूर था। वो हमसे एक मोड़ के रास्ते दूर था। इसी बीच वो और उसकी टॉर्च एकदम से ऑफ हो गई। मैंने तुरंत ही अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और जल्दी से उसकी ओर भागा। दोस्तों, मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा तो वो अपनी आंखें नीचे करके बैठा हुआ था। मैंने ठीक उसे जैसे ही हाथ लगाया, उसने मानो एकदम से मुझे देखा और खड़ा हो गया। मुझे उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उससे तुरंत कहा, चल अब घर। मैंने उससे कहा कि तू ऐसे जाता ही क्यों है जब तुझे इतना ही डर लगता है, और वैसे भी इस जंगल में तू क्या कर रहा था।
इस टाइम तो तुझे बुआ जी के यहाँ पर होना चाहिए था। दोस्तों उसने उस टाइम कुछ नहीं कहा और फिर हम साथ साथ घर की तरफ चलने लगे। मैंने तुरंत ही अपने फ़ोन में भगवान के भजन चलाए और उस जंगल के रास्ते को मग्न होकर चलने लगे। दोस्तों जब हम घर पहुंचे तो उसने बताया कि जब वो घर से निकला तो उस वक्त उसे कोई टैक्सी नहीं मिली और तो और बस गांव में सिर्फ 1 या 2 ही चलती हैं, वो भी दिन के वक्त। तो भाई ने सोचा कि वो आगे तक चला जाएगा और जहां मार्केट है वहां से टैक्सी मिल जाएगी, पर उसे मार्केट में पहुंचने में ही 6 बज गए और उसके आगे उसे कोई टैक्सी नहीं मिली। उसने बहुत इंतजार किया पर उसके पास कोई भी टैक्सी नहीं आई। उसने बताया कि उसके पास 1000 रुपए थे, लेकिन वो भी न जाने उसने कहाँ खो दिए। बस इसीलिए उसने वापस आना ही ठीक समझा। लेकिन बीच रास्ते में बहुत अंधेरा हो गया। जैसे तैसे वो इतना पहुंच गया, पर इसके बाद उसने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, मुझे भारी भारी सा लगने लगा और मैं यहीं बैठ गया। भाई ने बताया कि जब मैंने तुझे फोन किया था उस वक्त मैं जहां बैठा हुआ था, मैंने अपने कोने में देखा कि वहां कोई परछाई बैठी हुई थी जो कि मुझे लगातार देखे जा रही थी। मैंने ध्यान उसकी तरफ से हटाने के लिए दूसरी तरफ किया, पर तभी वो परछाई अचानक मेरे पीछे आ गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे ऊपर चढ़ गई हो। मेरा शरीर भारी भारी सा होने लगा था, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, डर के मारे कांप रहा था। मैंने तो अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दिया था और अपनी आंखें नीचे कर ली। वो तो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, नहीं तो आज ना जाने क्या हो जाता। मेरा तो फोन भी बंद होने वाला था। दोस्तों मेरे भाई ने कहा कि मेरा सबसे डरावना वक्त था वो। हालांकि वैसे जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे भाई ने अपना सर नीचे झुका रखा था। भाई ने कहा कि जैसे ही तूने हाथ लगाया तो ऐसा लगा मानो कि परछाई पीछे हट गई हो और अचानक मेरा शरीर फिर से हल्का हो गया। उसने बताया कि शायद तेरे गले में मंत्र किया हुआ हनुमान जी का यह ताबीज देखकर वो भाग गया होगा। दोस्तों मुझे भी लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने वहां कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। खैर मैं डरता तो नहीं हूं और ये कोई मेरा घमंड भी नहीं है, ये बस मेरा विश्वास है और विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं होता। साथ ही मेरे भाई को इतना तो समझ आ गया होगा कि उस दिन चाहे गुस्से में हो या नहीं, लेकिन रात के वक्त ऐसे जंगल के रास्ते से जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे उस दिन का वो डरावना हादसा हमेशा याद रहेगा। बस दोस्तों यही थी मेरी 2 कहानियां। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी कृष्णा रावत की 2 बड़ी जबरदस्त कहानियां। उम्मीद है आपको इनकी कहानियों के साथ साथ हमारी आज की सभी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों मैं तो मिलता ही रहूंगा आपको इसी तरह की रोमांच से भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।